वो ये था कि लीज से रिलेटेड के if the lease term is 12 months, लीज टर्म क्या है 12 months है, when may a lease elect not to recognize the right of use asset and liability, यानी ROU आपको नहीं लेना है, ठीक है, राइट ऑफ यूज एंड लीज लाइबिलिटी दोनों आपको नहीं लेने का है। व्हेन द सिचुएशन बोल रहा है कि इफ द लीज टर्म इज लेस देन 12 months, व्हेन मे अ लीज मे elect नॉट टू रिकॉग्नाइज राइट ऑफ यूज एसेट एंड लाइबिलिटी। ये क्वेश्चंस के बारे में मुझसे बोल रहा है कि ये क्या ऐसा हो सकता है कि इफ अगर हमारा जो है टर्म्स जो है वो 12 मंथ से कम हो, ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि राइट ऑफ एसेट एंड राइट ऑफ लाइबिलिटी नहीं लिखे, यानी लीज लाइबिलिटी नहीं लिखे। तो हमारे पास पहला है द लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द लीज एसेट टू बी लीज्ड बाय एंड ऑफ लीज टर्म। तो अगर आपको याद होगा हमारा कुछ 5 पॉइंट्स में हम डिस्कशन करते थे और बोलते थे कि अगर उसमें क्या है मैक्सिमम लाइफ अगर हमने दे दिया, दूसरा मैक्सिमम पेमेंट दे दिया, तीसरा ऑप्शन टू परचेज दे दिया, ठीक है, तो ये सारा का सारा अगर कंडीशंस अगर है किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी इसमें किसी भी लीज में, तो हम उसको कैपिटल लीज की तरह ट्रीट करेंगे। हम उसको कौन सी तरह, हम उसको फाइनेंस लीज की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमने लीज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में, लीज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में हमने उसमें लीज के टर्म में लिखा हुआ है द लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द लीज एसेट टू द लीज बाय एंड ऑफ द लीज टर्म, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन है तो सबसे पहले उसको क्या है, तो अगर इस तरह का अगर सिचुएशन है कि लीज का ओनरशिप ट्रांसफर होगा, देन ही हैज टू इंक्लूड द राइट ऑफ एसेट एंड लीज लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि उसको एज अ फाइनेंस लीज की तरह उसको ट्रीट करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द लीज, ठीक है, सम ऑफ वन पेमेंट and two any residual value granted by the lessee at the 90% more of the fair value of the leased asset। इसका मतलब ये है कि ये सब्सटैंशियल पेमेंट वाला ऑप्शंस को ये कर ले रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, साथ साथ वहां पर वो जो उसका रेसिडुअल वैल्यू है उसको भी वो टेक ओवर करने के लिए अग्री है। अगर ये सिचुएशन है इसका मतलब है कि ये कौन सा लीज है, फाइनेंस लीज है, और इसमें भी हमको ROU लिखना पड़ेगा और लीज लाइबिलिटी लिखना पड़ेगा। तीसरा बोल रहा है द लीज डज नॉट हैव इंक्लूड द परचेज ऑप्शन बट द लीज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पर आप परचेज ऑप्शन नहीं डाले हो, इसका मतलब वो तो खत्म हो गया। दैट द लीज इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे है द लीज डज नॉट इंक्लूड अ परचेज ऑप्शन दैट द लीज इज सर्टेन, ठीक है। यहाँ पर आपने जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है इसमें नहीं लिखा है कि हम आपको परचेज ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक ऑपरेटिंग लीज है, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग लीज है। द टर्म ऑफ द लीज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द, ठीक है, पार्ट ऑफ रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द लीज्ड एसेट। तो जो हमने लीज पे लगा रखा है उसमें सब्सटेंशियल लाइफ के बारे में लिखा है। अगर सब्सटेंशियल लाइफ ऑफ द एसेट अगर हमारा क्या है लीज्ड हो जाएगा तो वो भी हमारा फाइनेंशियल लीज में उसको क्लासिफाई करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो हम डेफिनेशन किए थे उसी के ऊपर ये बेस्ड है। आपको या आप शायद आप लोग के इसमें नहीं होगा मेमोरी में कि इतना चीज सब हमने कैसे कराया था, तो मैं आपको एक बार लगेगा, आई जस्ट मेक यू अ स्मॉल रिकैप। देखिए मैं आपको एकदम स्मॉल रिकैप फटाफट करा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन कीजिएगा देन यू मे एबल टू
तो मैंने बोला था कि सबसे पहले लीज क्या होता है, व्हाट इज लीज में हम बोले थे, तो लीज का मतलब इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द लेसर गिव्स द लेसी क्या, यानी यूजर को राइट टू यूज अगेंस्ट द कंसिडरेशन, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब इसको मैंने आगे बताया था कि ये दो टाइप के होंगे, या तो फाइनेंस होगा नहीं तो ऑपरेटिंग होगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग में क्या लिखा था, ऑपरेटिंग लीज में डू नॉट ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ द एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या करने के लिए देते हैं, यूज करने के लिए देते हैं, यू डोंट नॉट ट्रांसफर द कंट्रोल, तो यहाँ पे सिर्फ यूज करने के लिए देते हैं। लेकिन फाइनेंस में क्या होता है कि आप ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कर लेते हैं, लाइक द बेनिफिशियरी ओनर बना देते हैं। फिर हमने 5 पॉइंट्स बताए थे, ये 5 पॉइंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था टू बी फाइनेंस लीज एनी ऑफ द 5 पॉइंट्स हैज टू बी देयर, कोई भी 5 पॉइंट्स में होना चाहिए। तो पहला क्या था कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा एट द एंड। अगर आपके पॉइंट आपके एग्रीमेंट्स में, यानी आपने जो उसे लीज दिया है, लीज का टर्म्स में लिखा है कि ओनरशिप विल बी ट्रांसफर एट द एंड, इसका मतलब ये है कि वो कौन सा लीज है, फाइनेंस लीज है। तो दैट इज द वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोला था ऑप्शन टू परचेज दी रीजनेबली सर्टेन होना चाहिए, यानी आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं उसमें आप कितना एश्योरिटी दे रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं कि ठीक है मैं परचेस कर लूंगा एट द एंड ऑफ द पीरियड, या मैं सेल कर दूंगा एट द एंड ऑफ द पीरियड। फिर लीज टर्म आप सब्सटेंशियली यानी 75% ऑफ द एसेट जो है आप क्या कर दे रहे हैं, उसकी जो लाइफ ऑफ द एसेट्स है वो आपको उनको लीज पीरियड में एक ही बंदे को दे दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी फाइनेंस लीज बन जाएगा। पीवी ऑफ द लीज पेमेंट जो भी है वो 90% ऑफ द वैल्यू से ज्यादा अगर पेमेंट हो रहा है तो भी फाइनेंस लीज बन जाएगा। उसके बाद एसेट इज स्पेसिफिकली यानी स्पेसिफाइड है, जो एसेट हमने लाया था वो स्पेसिफिक था एक पर्टिकुलर लेसी के लिए, तो अगर एक एसेट उसके लिए हम लेके आए थे पर्टिकुलरली तो हम उसको फाइनेंस लीज की तरह ट्रीट करेंगे। फिर बोला था नन ऑफ द ट्रांसफर, नन ऑफ द एबव अप्लाई, देन वो ऑपरेटिंग लीज हो जाएगा। फिर मैंने बोला था ये कंडीशन जब हमारा हो गया था, फिर हम बोले थे लीज की अकाउंटिंग करेंगे, तो लीज की अकाउंटिंग करेंगे। लीज रिकॉग्नाइज द एसेट, राइट ऑफ एसेट एंड द लायबिलिटी अंडर दी बोथ दी मेथड, ठीक है। बट हमने एक पॉइंट्स में लास्ट में लिखा था कि अगर लीज पीरियड जो है लेस देन 12 मंथ्स है तो आपको राइट ऑफ एसेट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कहीं को छोटे से पॉइंट में लिख के दिया था कि अगर वो 12 महीने से नीचे का है और इसमें से कोई कंडीशन ये नहीं करता तो उसके लिए आप राइट ऑफ एसेट, राइट टू यूज लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो सिंपली एज एन ऑपरेटिंग एज ए नॉर्मल रेंटल एग्रीमेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो दिस वाज द रीजन जो हमने वहां पे पॉइंट सी लिखा, जिसमें लिखा हुआ था कि भाई आई एम नॉट गिविंग द राइट, आई एम नॉट गिविंग द एश्योरेंस कि वो हम उसको इसमें बाई करेंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड वी विल बाई द एसेट। तो दैट वाज द पॉइंट। इस 5 पॉइंट के कारण वो क्या हो जाएगा, उसके लिए आरओयू नहीं लिखना पड़ेगा, राइट ऑफ एसेट एंड राइट ऑफ लायबिलिटी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2, तो उसके लिए आपको वो 5 पॉइंट्स अगर अच्छे से पढ़ा रहेगा देन ओनली यू विल एबल टू आंसर। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 8 जनवरी 1 में ईयर 1 में लीज इंटर इनटू द 4 ईयर लीज, आपने 4 इयर्स का लीज इंटर किया, कितना इयर्स का, 4 इयर्स का। दैट डज नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, ठीक है। एंड इट आल्सो इंक्लूड अ परचेज ऑप्शन नॉट रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज। इन 2 पॉइंट तो इसमें क्लासिक वो नहीं हो रहा। द लीज एसेट हैज अ लाइफ ऑफ 6 इयर्स, ठीक है। तो 6 में 4, ठीक है, ये वाला भी सिचुएशन है। उसके बाद है 6 ईयर उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, नो रेसिडुअल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनुअल पेमेंट इज इक्वल टू 75% ऑफ द फेयर वैल्यू। तो आपको नहीं लग रहा यहाँ पे पांचों का पांचों वो पॉइंट्स वो हो चुका, ठीक है। बोला इफ द एसेट हैज नो अल्टरनेटिव यूज, बट ये 5वां पॉइंट हो गया डिस्क्वालीफाई होगा, क्यों, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है। इसका मतलब ये स्पेसिफाइड है, ये क्या है, स्पेसिफाइड है। इसका सिचुएशन मतलब ये हो गया कि 4 तो वो डिस्क्वालीफाई कर गया था लेकिन 5वां क्वालिफाई कर गया, 4 डिस्क्वालीफाई हो गया था लेकिन 5वां क्वालिफाई हो गया, जिसके कारण क्या होगा, ठीक है, नो अल्टरनेटिव एट द एंड ऑफ द लीज टर्म्स एंड शुड बी लीज टू बी क्लासिफाइड। तो अब इसको किस तरीके से हम अपने लीज को क्लासिफाई करेंगे, ऑपरेटिंग लीज में, ठीक है, नहीं कर पाएंगे, सेल टाइप रीट नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म नहीं कर पाएंगे, हम उसको फाइनेंस लीज में क्लासिफाई करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफाइड एसेट है, ये हम लाए थे, इसका और कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है।
ठीक है, तो ये लेवल पे आपको जाके सवाल को पढ़ना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, बोला द अमाउंट रिकॉर्डेड इनिशियली बाय द लेसी एज अ लीज लाइबिलिटी। तो जो हम लीज लाइबिलिटी, जो जनरली जो अमाउंट हम रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, वो परसेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट होता है। और नॉर्मली क्या होता है, परसेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। क्योंकि हम जब 4 पेमेंट्स कर रहे थे तो हमने चारों पेमेंट्स का परसेंट वैल्यू निकाल के हम ये उसकी लीज आरओयू एंड लीज लाइबिलिटी बनाते थे। यानी हम एक एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि हमारा 10,000 करके हर साल में पेमेंट होगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 10,000 एंड देन ईयर 4 10,000। ठीक है, और अगर हमारा इंटरेस्ट जो है, जो बाजार में इंटरेस्ट चल रहा है वो मान लो 6% पे है। कितने परसेंट पे, 6% पे इंटरेस्ट है। तो इसके लिए जब हम इसका परसेंट वैल्यू निकालेंगे तो जो परसेंट वैल्यू निकलेगा ना वही हमारे लिए आरओयू होगा, वही हमारे लिए लीज लायबिलिटी होगा। कैन समबडी हेल्प मी टू कैलकुलेट द आरओयू फॉर दिस वैल्यू? Year 1 payment, year 2 payment, year 3 payment and year 4 payment. Can somebody please help me with this? कैलकुलेटर उठाइए। हाँ बताइए कितना हो रहा है। बताइए, बताइए कितना राइट ऑफ एसेट लिखेंगे इसका। कितना? भाई पूरे 4 साल का आरओयू बताना है मुझे। 10,000 करके पेमेंट करेंगे, 8227 कैसे आ जाएगा?
भाई देखिए, हम अगर राइट ऑफ यूज निकालेंगे ROU, हमने क्या बोला कि 10,000 करके आपका हर साल पेमेंट हो रहा है, ठीक है। हमने साथ में आपको इंटरेस्ट का रेट बोल दिया था 6%। तो जब 6% हो जाएगा तो इसका मतलब है 1/10,000 डिवाइड बाई, सॉरी, हम इसको लिखेंगे ऐसे, 10,000 डिवाइड बाई 1.06 पहले साल के लिए। फिर दूसरे साल के लिए हम करेंगे 1.06 पावर 2। तीसरे साल के लिए करेंगे 1 डिवाइड बाई 1.06 टू द पावर 3। एंड चौथे साल के लिए करेंगे आपको 1.06 टू द पावर 4। उसके बाद सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमको बताइए ना कि ROU आपका कितना आया। आपसे ROU पूछ रहे हैं ना, ROU बताइए कितना आया। प्रमोद भाई, कितना है आपका ROU? देखिए, हमने हम एक्चुअल में एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ है, हम 4 बार में पेमेंट करेगा 4 टाइम पे, ठीक है। अब मुझे वो लीज जो है, नाउ आई हैव आइडेंटिफाइड दैट लीज एज अ फाइनेंस लीज। नाउ बीइंग अ फाइनेंस लीज वी नीड टू रिकॉर्ड दिस ROU एंड लीज लायबिलिटी, ठीक है। तो ROU का जो वैल्यूएशन करते हैं वो कैसे करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। तो कैश फ्लो हमारा क्या है, 10,000 1 ईयर, 10,000 सेकेंड, 10,000 थर्ड, 10,000 फोर्थ। नाउ हमारे पास 6% का डिस्काउंटिंग रेट है। तो डिस्काउंटिंग रेट जब हम अप्लाई करेंगे तो 1 ईयर का जब 10,000 को आप डिस्काउंट करेंगे डिवाइड बाई 1.06 है तो कितना आता है, डिवाइड बाई 1.06। तो पहले साल का आता है 9,433, 9,433.96। दूसरे साल का आपका आता है 8,899.96। तीसरे साल का आपका आता है 8,396। एंड फोर्थ ईयर का आता है 7,920। अब ये चारों पेमेंट्स को ऐड करके आपको ROU बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अब सबको ऐड करके बनाइएगा तो कितना आ जाएगा, 34,651। तो ये क्वेश्चन जो था वो यही था कि भाई हमको बताइए कि व्हेन आई वांट टू रिकॉर्ड द लीज लायबिलिटी एट व्हाट वैल्यू वी शुड रिकॉर्ड द लीज लायबिलिटी। तो वी हैव, हाँ वही आएगा, ठीक है, 34,000। तो आया हमारे पास, तो इसका मतलब इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द अमाउंट रिकॉर्डेड इनिशियली बाय द लेसी एज अ लीज लायबिलिटी शुड बी नॉर्मली। तो आपको पढ़ना था और आंसर करना था कि कैसे नॉर्मली, किस चीज को। तो पहले बोल रहा है एक्सीड द टोटल ऑफ लीज पेमेंट, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो कट हो गया। सेकेंड था एक्सीड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये भी हमको नहीं करना था। क्यों, वो बोल रहा है कि हम जो अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे वो कौन सा रिकॉर्ड करेंगे या रिकॉर्डेड होगा, तो वो हमेशा इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के बराबर ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसी के लिए मैंने एक वैल्यू लेके आपसे नंबर का कैलकुलेशन करा। उस नंबर के कैलकुलेशन में मैंने आपको बोला कि भैया एक काम कर लो, आप 10,000 करके आप 4 साल में पेमेंट पे करते हो, तो 10,000 10,000 10,000 और उसका प्रेजेंट वैल्यू आप निकालिएगा 1.06 से। तो कितना आ रहा है हम लोग का, 34,651 जो भी आ रहा है, हमने उसको ऐड करके चेक कर लिया था, 34,651 आ रहा था, ठीक है। पर हमारा मतलब वो नहीं था, हमारा ये था कि जो भी हम लीज लायबिलिटी या ROU रिकॉर्ड करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट होता है। जी बोलिए।
हेलो। तो ये इसका आंसर आएगा डी। कैसे आया वो मैंने एक न्यूमेरिकल्स करा के बता दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला इन अ लीज दैट इज रिकॉर्डेड एज अ सेल टाइप लीज बाय अ लेसर। अभी लेसी नहीं है, लेसर, ठीक है, जो बेच रहा है। इंटरेस्ट रेवेन्यू, ठीक है। तो दो चीजें हैं, मैंने आपको 2 दिन पहले भी आपको एक सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाले केस में करवाया था कि आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था जहां पे क्या होता है कि वो एक छोटा सा अमाउंट बुकिंग कर लेते हैं, बाद में वो पेमेंट्स को डेफर कर देते हैं। तो उसके अंदर दो वैल्यू है, एक तो जो ओरिजिनल जो सेल की वैल्यू है प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू है। तो यहाँ पर जब हम सेलर को कोई चीज एज अ लेसर हम कोई चीज देते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट वो सेल ऑफ द एसेट के कंसिडर हो जाएगा, दूसरा इंटरेस्ट रेवेन्यू कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जब आप पढ़िएगा तो ये बोल रहा है कि हम जो है सेल टाइप है तो हम उसका जो है जो इंटरेस्ट की रेवेन्यू है हम कैसे रिकवर करेंगे। तो हम उसके इंटरेस्ट की रेवेन्यू रिकवर करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ लीज, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ लीज यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड में नहीं करेंगे, जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड है उस पे करेंगे, ठीक है। तो ये इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल कराएंगे। बट ये जो है अभी आपको सिर्फ ये बता दे रहे कि जो इंटरेस्ट की रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करेंगे वो आप किसके बेसिस पे करेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के मेथड पे करेंगे, ठीक है। बोलिए। लेसर को भी निकालना है ना, लेकिन जो लेसर जैसे लेसर ने अभी वाला केस में हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू आया था, मान लो 10,000 का हमने को 4 बार करके पेमेंट मिलेगा 40,000 करके, ठीक है। लेकिन हमको जब सेल हो जाएगा, ठीक है, वो हमको सेल में जो हमारे पास से एसेट जाएगा वो जाएगा 34,651। बाकी का जो होगा वो डेफर्ड इनकम इंटरेस्ट से आएगा। किससे आएगा, इंटरेस्ट से आएगा। और वो इंटरेस्ट से कैसे आएगा, जितना जितना दिन का इंटरेस्ट बनेगा उसके हिसाब से आ जाएगा। पहले साल में 4 साल का इंटरेस्ट आएगा, दूसरे साल में 3 साल का, तीसरे साल में 2 साल का, और लास्ट वाले साल में 1 साल का इंटरेस्ट आएगा। तो -40,000 करेंगे तो 5,384 का मुझे इंटरेस्ट से इनकम आएगा, और ये डेफर्ड होगा। और इसको हम जो रिकॉग्नाइज करेंगे ओवर द पीरियड करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से। अब पूछिएगा कैसे, तो इसके लिए हम एक छोटा सा टेबल यहाँ पे बना लेते हैं कि मान लो पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का एंड चौथे साल का। तो पहले साल में पूरा का पूरा 35,000 पे 6% का इंटरेस्ट आ जाएगा, सॉरी 34,000 पे 6% का पहले साल पर इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर हम इंटरेस्ट अक्रू करके 10,000 का रिसीविंग लेंगे और फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। चलिए 5 नंबर बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पढ़ के समझने का कोशिश कीजिए फिर बताइए। बोल रहा है ग्लेड कंपनी लीजेस कंप्यूटर इक्विपमेंट टू कस्टमर अंडर दी सेल टाइप लीज। अभी आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। द इक्विपमेंट हैज अ नो रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूज। इसका मतलब ये हो गया, ये कौन सा लीज हो गया, एक तरह से फाइनेंस लीज हो गया, ठीक है। लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन सा लीज हो गया, फाइनेंस लीज हो जाएगा लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द लीजी डूज नॉट कंटेन द परचेज ऑप्शन, उससे कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी विद द रेसिडुअल तक उसको दे दिया हुआ। एट inception the fair value of the lease computer is its carrying amount, ठीक है। the at the lease inception the fair value of lease computer equipment equals to the carrying amount। तो कुछ होगा carrying amount, सिस्टम पे चेक कर लेंगे क्या है। Glade wishes to earn 8% of interest on 5 years of lease equipment with a fair value of 323,400। तो 3,23,400 रुपए का उसकी फेयर वैल्यू है। क्या है, फेयर वैल्यू है, ठीक है। अब बोला द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी ऑफ 1
dollar at the rate of 8% for 5 year is how much? 4.312, यानी जो भी हम एन्युटी से पेमेंट करेंगे 1 रुपए का, तो उसके 4 साल का जो एन्युटी वैल्यू बनता है वो बनता है 4300, 4.312 बनता है। बोल रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट रेवेन्यू शुड बी, what amount of interest revenue that Glade will earn over the period of lease। तो बोल रहा है कि हम इसको जो है ओवर द पीरियड ऑफ लीज में हम कितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में। इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में टोटल इंटरेस्ट रेवेन्यू मेरी कितनी होगी ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग अपना अपना जो भी अकाउंटिंग का नॉलेज, फाइनेंस का नॉलेज जो लगाना लगा के एक छोटा सा कैलकुलेशन कीजिए, तो कितना आता है आपके पास इसकी वैल्यूएशन। ₹1 को 8% से अगर ये करिएगा, हाँ, 4 साल का वो, सॉरी 5 साल का एन्युटी फैक्टर है 4.312। ऐसे नहीं बोलने से चलेगा भाई। हम्म, हम्म, तो ऐसा आपको लग रहा है, जो कि बिल्कुल गलत लग रहा है। ठीक है, हम करवा रहे हैं ना, एक बार फिर सोचिए। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दो तीन लॉजिक को पहले समझ लीजिए, फिर हम आपको नंबर्स पे काम करवा देंगे, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, मुझे 3 नंबर यहाँ से कॉपी करके रख लीजिए। पहला नंबर है 3,23,400, 3,23,400 पहला नंबर है। दूसरा नंबर है 8% और पांचवा है 5 years। ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल तक आप इंस्टॉलमेंट पे कीजिएगा, ₹1, ₹1, ₹1, ₹1, ₹1। ठीक है, बट क्वेश्चन बोलना नहीं, मुझे 8% का इफेक्टिव इंटरेस्ट है। कितना है? 8% का इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हमको जो 8% का इसमें इंटरेस्ट है, इसका मतलब मैं इसे अब डिस्काउंट करूंगा। 1/1.08 फर्स्ट ईयर, 1/1.08 सेकेंड ईयर, 1.08 थर्ड ईयर, 1/1.08 फोर्थ ईयर, 1.08 5 years।
अब ये 5 इयर्स को आप निकाल के जब टोटल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 4 पॉइंट कितना था उसका एन्युटी का टोटल 4.312 4.312 ठीक है। इसका स्क्रीन 4.312 आप इसको कैलकुलेटर पे वैसे आप रैंडमली चेक भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास जीटी वाला कैलकुलेटर है तो एक काम करे सारा जीटी खाली कर दे, उसके बाद वो क्या करे 1 डिवाइड बाय वो करे 1 डिवाइड बाय 1.08 एक साल का 0.925 आएगा, दूसरे साल का इक्वल टू दबाए तो आ जाएगा 752.857, तीसरे साल का आएगा 0.793, चौथे साल का आएगा 0.735, पांचवें साल का आएगा 0.681 और जीटी पे लगाएगा सॉरी 1 डिवाइड बाय 1.08 1 2 3 4 8% का है ना उसका 8% का है ना 1 2 3 4 5 तो जीटी कितना है 3.9 आ रहा है इसका 4.3 क्यों आ रहा है एनईटी हाँ तो 1.08 4 5 3.9 आ रहा है इसका कितना आ रहा है 4.312 आ रहा है। अच्छा 1 प्लस 4 पे सॉरी सॉरी इसका पेमेंट इसका पेमेंट ऐसे जा रहा है, ये बोल रहा है ये मेरा जीरो मतलब जिस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उसी पॉइंट ऑफ टाइम का ये पेमेंट है। अब इसमें छोटा सा चेंज है क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको मुझे कैलकुलेट करा के नंबर्स मैच कराने हैं। वन डिवाइड बाई 1.08 आता है ना। चलो तो ये आ गया हमारा 4.312 ठीक है। तो साउंड मुझे कुछ समझ रहा, मेरा साउंड इको क्यों जो भी तो ये है हमारा फेयर वैल्यू। हमारे सवाल में फेयर वैल्यू क्या है हमारे सवाल में फेयर वैल्यू क्या है नहीं ये तो हमारा एडमिटिव वैल्यू है, वो जो कंप्यूटर इक्विपमेंट बेच रहा है उसका फेयर वैल्यू क्या है। वही तो मुझे समझ नहीं इतना इको क्यों हो रहा है। हेलो हेलो किसी के पास दो डिवाइस है। हेलो मुझे मेरा वॉइस दो बार सुनाई दे रहा है।